देख नहीं सकते। अगर मान लीजिए मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर अंधेरा हो जाए यहाँ पर तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। रीज़न क्या है कि लाइट पहले तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक करी या तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद हमारी आई में रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो इस वजह से बिना लाइट के हम आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकते। ठीक, अगला है ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, और जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सन की बात करें तो सन की खुद की ही लाइट होती है, तो सन अपनी खुद की ही लाइट रेज एमिट करता है, तो इसलिए सन को बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और अगर हम मान लीजिए किसी और की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मून की बात करते हैं, तो मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही जितने भी, अगर मान लीजिए इस रूम की हम बात करें तो इस रूम में इस ट्यूबलाइट के अलावा बाकी कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्यूबलाइट अपनी खुद की लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और उसको एमिट भी कर रही है। और उसके अलावा हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये ट्यूबलाइट की रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है, तो मेरी रोशनी तुम्हारी आंखों में जा रही है, तुम्हारी रोशनी मेरी आंखों में जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर जो चीज़ें आती हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, यही इसमें डेफिनेशन में मेंशन्ड है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल एंड फायर एटसेट्रा विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। Non-luminous objects, those objects which do not emit light themselves but only reflect or scatter the light which falls on them are called non-luminous objects। जो दूसरों से आई हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको हम non-luminous object बोल देते हैं। उसके बाद देखिएगा नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। तो पहली थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। दो थ्योरीज हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने दोनों थ्योरी दी। तो एक थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है, जैसे हम लाइट की बात करते हैं कि लाइट को क्या पकड़ सकते हैं, लाइट को क्या फिजिकली छू सकते हैं, हम ये कहेंगे कि नहीं छू सकते। तो लाइट जो है, लाइट की ना दो थ्योरी चलती है। एक थ्योरी ये बोलती है कि लाइट जो है वो ना तो कोई सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। लाइट क्या है? लाइट एक वेव है। और एक थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे छोटे पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन। फॉर एग्जांपल, हम कहें दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब सब्सटेंसेस का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम। ठीक है, अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो सबसे छोटा वो है। हमने कहा हाँ ठीक है, वो उसके अंदर आता है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एटम के पार्ट्स हैं, तो इसलिए हम एटम को सबसे छोटा बोल देते हैं। इसी तरीके से लाइट का अगर पार्टिकल नेचर देखा जाए, अगर पार्टिकल थ्योरी पढ़ी जाए, तो उसमें ये कहा जाता है कि सबसे छोटा जो लाइट का जो सबसे छोटा जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है कि जैसे इंटरनेट की रेज है हमारे चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, हाँ, रेडिएशंस हैं। तो इंटरनेट की जो वेव्स हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दिया जाता है। जो इंटरनेट की जो वेव्स होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दिया जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरी तरफ अब इसी तरीके से लाइट की भी एक थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है ना वो वेव है, वो लाइट का कोई पार्टिकल वगैरह नहीं है, लाइट जो है वो वेव है, तो लाइट को हम छू नहीं सकते। अच्छा, एक दूसरी थ्योरी आती है, वो कहती है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। तो देखिएगा, पार्टिकल थ्योरी जो है वो ये कहती है लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज द फोटोन। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब वही सबसे छोटा पार्टिकल जो है, जो लाइट को डिफाइन करता है, उसको कहते हैं फोटोन। ठीक, इसके बाद देखिएगा, अकॉर्डिंग टू नोट, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर का मतलब है डबल नेचर। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज इन।
तो कभी कभी ये वेव की तरह बिहेव करती है और कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो दो थ्योरी हो गई लाइट की, एक हो गई पार्टिकल थ्योरी, एक हो गई वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कहती है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह है और उसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि मतलब यहाँ पर इस रूम के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और इसी वजह से ये ट्यूबलाइट की जो रोशनी है ये चारों तरफ फैल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो गैसेस हैं वो इस लाइट को लेकर और ट्रैवल कर रही हैं पूरे रूम के अंदर। ठीक है, तो भी बताओ। तो अब मीडियम मिल गया इसको। मीडियम क्या है? गैसियस मीडियम, क्योंकि बहुत सारी गैसेस हैं। तो गैसेस जो हैं, गैसेस के ऊपर लाइट जो है वो सुपर इम्पोज करी और लाइट ना चारों तरफ फैल गई। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, हम स्विमिंग पूल के अंदर चले गए, पानी के अंदर चले गए, वहाँ जाकर हमने टॉर्च ऑन करी। तो अब जो मतलब लाइट है, अब वो लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है? वो लिक्विड मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने लाइट को कैप्चर करा और लाइट को फैलाना शुरू करा पूरे के पूरे स्विमिंग पूल के अंदर। ठीक है, तो अंदर रोशनी हो गई। इसी तरीके से हमने ये कहा कि कभी नोटिस करना कि टॉर्च जलाकर और टॉर्च जलाकर बिल्कुल अंधेरे रूम में बैठना, टॉर्च जलाकर उसके ऊपर अपने हाथ रख देना ऐसे, तो आपको हाथ जो है ना वो अपना रेड कलर का नज़र आएगा। उससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो हाथ है वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के थ्रू भी लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और रेडनेस इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे हाथ के अंदर। तो बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो इस वजह से हमें वो चीज़ रेड नज़र आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों ही मीडियम्स में लाइट ट्रैवल करती है। अब उसके बाद ये देखा गया कि अच्छा ये तीनों ही मीडियम गायब कर दीजिए आप, मतलब वैक्यूम बना दीजिए, और देखो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है कि नहीं? पता चला वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, दरअसल से आ रही है ना रोशनी स्पेस में। हाँ, तो वो पता चला कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है। तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि लाइट को किसी भी तरीके का मटेरियल मीडियम यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हाट यू थ्रोस कम्स बैक। आपने लाइट अगर थ्रो करी और वो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यानी कि एक स्मूथ सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद वो वापस आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि वो लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन, हमें दो पार्ट्स में लाइट चैप्टर को पढ़ना है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट जाएगी, टकराएगी, टकरा कर वापस आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट आर पार गुजर जाएगी। जैसे अगर कांच के शीशे की बात करें, शीशे की बात करें तो वो आर पार निकल जाएगी, और वहीं अगर हम दर्पण की बात करें जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो आर पार नहीं जाएगी, वो टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक है ना? तो टकरा कर वापस आना यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड गोइंग थ्रू अ सरफेस दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग surfaces reflect more light than objects having unpolished dull surfaces। ठीक है, चलिए जी, तो ऑब्जेक्ट्स जिनकी पॉलिश सरफेस है, शाइनिंग सरफेसेस है, वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं देन अनपॉलिश्ड सरफेस और डल सरफेसेस। ठीक है, उसके बाद है सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। अ पॉलिश्ड block of silver metal reflects almost all the light falling on it and does not transmit any light through it. But the surface of silver metal is easily scratched and soon becomes rough. So ordinary mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the backside of a plain glass sheet. The silver layer is then protected by a coat of red paint. The reflection of light in a plain mirror takes place at the silver surface in it. तो सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। जितनी लाइट उस पर स्ट्राइक करती है उतनी की उतनी लाइट को ही वो रिफ्लेक्ट पूरी तरीके से कर देता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ग्लास की शीट है हमारे पास, ठीक है, तो हमने ये कहा कि सामने से देखा ये इस तरीके से ग्लास की शीट है, अभी हमने इसमें देखा तो ये हमको आर पार हमको इसके आर पार हमको दिखाई दे रहा है। कांच को पूरा साफ कर दिया तो हम देख रहे हैं कि उसके आर पार हमें सब दिखाई देता है। अब हमने क्या करा, इस शीट को ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया,
हमने इस शीट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, और टिल्ट करने के बाद में हम ये देखते हैं कि हमने इसकी जो पीछे वाली सरफेस है, हमने पीछे वाली सरफेस पर क्या करा, जानबूझकर हमने सिल्वर कलर का कोट कर दिया, सिल्वर कलर का, सिल्वर का नहीं है ना, सिल्वर का नहीं करा, क्योंकि सिल्वर करोगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक। तो सिल्वर कलर का कोट कर दिया, उसके पीछे एक पेंट, एक लेयर चढ़ा दी सिल्वर की, और उसके बाद हमने क्या करा कि सिल्वर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको ग्लास पर डिपॉजिट करते हैं और हम नाखून से भी हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो सिल्वर जो है वो मिटने लगता है, वहाँ से छूटने लगता है, तो वो ना छूटे, वो ख़राब ना हो। तो हमने उसको फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेड कलर का कोट और एक रेड कलर का कोट और कर दिया उसके पीछे, ठीक है। तो अब वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गई सरफेस। तो अब आप ये देखिएगा, जैसे ये भी एक मिरर है, मतलब मिरर तो नहीं है, खैर चलिए ग्लास है, ये भी ग्लास है, या और आप कोई भी ग्लास देख लीजिए, और उस ग्लास के पीछे आप किसी भी तरीके की कोई सरफेस, मान लीजिए आपने उसके पीछे नॉर्मली न्यूज़पेपर ही चिपका दिया ग्लास के पीछे, तो अब आपने क्या करा, अब आपने लाइट को रोक दिया पीछे जाने से, पूरी तरह से रोक दिया क्या, पूरी तरह से नहीं रोक पाया, क्योंकि जो आपने उसके पीछे न्यूज़पेपर लगा दिया, वो न्यूज़पेपर क्या है, क्या वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, हम कहेंगे नहीं करेगा, तो आपको अपना चेहरा दिखाई तो देगा, लेकिन उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा ब्लर्ड दिखाई देगा, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं ऐसा दिख रहा हूँ उस टाइम। और वहीं पर अगर आप प्रॉपर एक शीशे के आगे, एक मिरर के आगे खड़े हो जाएंगे, तो मिरर में जैसे आप दिखते हो वैसा का वैसा ही आपको पूरे के पूरे आप रिफ्लेक्ट हो जाओगे। तो सिल्वर के अलावा आप ग्लास के पीछे वाली सरफेस पर कोई भी पेंट करिए, तो जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो अपनी इमेज दिखाई देती है, थोड़ी सी ब्लर्ड दिखाई देती है, उतनी क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इसलिए सिल्वर को ये कहा जाता है कि जितनी लाइट उस पर स्ट्राइक करती है, उतनी ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कर देता है सिल्वर, तो इसलिए सिल्वर इज कॉल्ड द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। इसीलिए जो मिरर्स हैं उनके पीछे मतलब सिल्वर की कोटिंग मिलती है। तो क्या होता है कि ये ग्लास पेन है, ग्लास पेन के पीछे हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी, और इधर से कोई भी एक लाइट रे आई, ऐसे एक लाइट रे आई, तो जो भी लाइट रे आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोल देते हैं, और स्ट्राइक करके जो इधर जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दो तरीके की रेज होती है, ठीक है। अगर जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड point of incidence। This is called point of incidence। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर पेज नंबर 2 पर नीचे ऐसे ही दिखा रखा है कि जब मैं प्लेन मिरर की बात करूँगा, तो प्लेन मिरर के लिए मुझे क्या करना होगा कि प्लेन मिरर के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बार बार ऐसा मिरर नहीं बनाएंगे, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन के पीछे ऐसे ऐसे हमने करके दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिश सरफेस है, पीछे वाली सरफेस पर आपने पॉलिश या पेंट कर रखा है, ये पॉलिश सरफेस है। और ये कौन सी सरफेस है, सरफेस एट विच रिफ्लेक्शन अकर्स, सरफेस एट विच रिफ्लेक्शन अकर्स। मतलब हम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े होकर हम अपना चेहरा देख रहे हैं शीशे में, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हमेशा ऐसे बनाया जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और स्ट्रेट लाइन के पीछे आपने ऐसे डैश 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 करके दिखा दिया कि आपने ये पीछे वाली सरफेस को पॉलिश कर रखा है, ठीक है। चलिए जी, अब आप आ जाइए पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, यानी कि प्लेन मिरर। तो 2-4 पॉइंट्स हैं जो कि आप इजीली अपनी नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेट करके आसानी से समझ सकते हो। पहला पॉइंट देखिए क्या है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि जो भी मिरर पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसके बाद है द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हम पेज नंबर 3 पर हैं। उसका थर्ड पॉइंट देखिएगा, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखिएगा
ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। परपेंडिकुलर यानी कि वो मिरर सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉप जो कर दिया, इसको क्या कहेंगे हम? नॉर्मल। 2-3 नाम होते हैं लाइट वाले चैप्टर में, हम परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहेंगे, नहीं तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर तो कहते ही हैं, है ना, ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, एक ही चीज़ है। आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो जरा देखिएगा दोनों लॉज क्या हैं। देखो जी, एक लॉ क्या है इसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, normal to the point of incidence or lie in the same plane। और लाई इन द सेम प्लेन। ये हमने एक मिरर बना दिया, इसके पीछे वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया ऐसे, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट ये आकर मिरर पर ऐसे स्ट्राइक करती है, तो इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, है ना। और यहाँ इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक। और ये लाइट इस पर टकराकर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ऐसा होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन तीनों को मैं इस बोर्ड पर बना पा रहा हूँ, तीनों को हम बोर्ड पर बना पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई लाइट रे बोर्ड के अंदर जा रही है या बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रही है, हम इसको एक ही सेम प्लेन पर बना पा रहे हैं। तो पहला लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब आप ये कहेंगे ऐसे तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी हम पेपर पर बना ही पाते हैं, सारी की सारी सेम प्लेन पर लाई करेंगी। तो देखिएगा कि जैसे एक मैग्नेट होती है ना, जैसे एक मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट के आसपास एक बड़ा सा एरिया होता है, एक बड़ा सा एरिया होता है, जिस एरिया के अंदर अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आऊँ, 4 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ये चैप्टर है सिलेबस में। तो 4 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक होता है आयरन, एक होता है स्टील, एक होता है कोबाल्ट और एक होता है निकल, ठीक है। तो मैग्नेट जो है वो कभी कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करेगी अपनी तरफ, मैग्नेट कभी एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट नहीं करेगी। मैग्नेट 4 तरीके के आइटम्स को अट्रैक्ट करती है, आयरन, लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट अपनी तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए मैग्नेट यहाँ पर रखी हुई है, मैं थोड़ी दूर तक किसी ऐसे आइटम को लाता हूँ, आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लाता हूँ, तो वो उसको खींच लेगी अपने पास, अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं थोड़ी और दूर उसको लेकर जाऊँ, तो हो सकता है वो उसको ना खींच पाए।
और थोड़ा और ज़्यादा दूर ले जाऊँ तो पक्का हो जाएगा कि अब तो वो खींचेगी ही नहीं उसको, अब वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी अपनी तरफ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो मैग्नेट है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, कि जहाँ तक वो किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल को अट्रैक्ट कर सके, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। वो आयरन का, वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप ये देखिएगा कि क्या सिर्फ मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ये कहेंगे नहीं। आपको मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये तो सब बच्चों ने बचपन से देखा ही है, ठीक है। ऐसा होता है कि एक वायर है, एक वायर उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। मान लीजिए ये ट्यूबलाइट है और यहाँ दीवार के अंदर इधर से एक वायर जा रहा है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ ही फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये कहा जाता है कि जो करंट, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे वायर ही है, अब जैसे मान लीजिए ये वायर है, तो यहाँ से ये कनेक्ट होकर इस तरीके से करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। तो क्या होता है कि जैसे ये वायर है, तो एक होता है मैक्सवेल का, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि आप एज्यूम करिए कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसको आपने ऐसे पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ लिया। अब पकड़ते टाइम आप अपने हाथ को थोड़ा सा खोल दीजिए ऐसे, और थंब को ऐसे कर दीजिए। थंब को उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। करंट नीचे जा रहा होगा तो हम थंब को ऐसे कर देंगे, ठीक है। हमने समझ लीजिए कि मुट्ठी है हमारी ऐसे बंद, हमने मुट्ठी को हल्का सा खोल दिया और थंब को ऊपर की तरफ कर दिया, तो थंब ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, मतलब घूमता हुआ, इस पर लिपटता हुआ ऐसे होगा। तो क्या उस घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस प्लेन पर बना सकता हूँ? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो अलग, वो एक सर्कुलर रिंग की तरह होगा। तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर कहाँ होगा, अंदर की तरफ जाता होगा, बोर्ड के पीछे से ऐसे घूमता हुआ इस पॉइंट पर कहाँ है, बाहर की तरफ आता हुआ, और आगे भी एक छल्ला बन रहा है उसका। तो उसको हम इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे ऐसे बनाकर दिखा देते हैं कि assume that you are holding a current carrying wire with your thumb pointing in the direction of current, कि आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स स्विल्ड, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स घूमती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर रूप बनाता है। तो ये एक एग्जांपल इस चीज़ का हो गया कि सारी चीज़ें प्लेन पर नहीं बनाई जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम ऐसे ही बनाकर दिखा देंगे कि हाँ ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, लेकिन ये रिंग हम प्लेन पर बना नहीं सकते, समझ गए। ये प्लेन पर लाई नहीं करता, सेम प्लेन पर लाई नहीं करता। तो इसी तरीके से इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही चीज़ें ये सेम प्लेन पर लाई करती हैं। सभी को क्लियर है? ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है कि कोई भी एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ठीक है। ये यूज़ कहाँ करा जाता है? ये तब यूज़ करा जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है उसके लिए मैग्नेटिक कंपास देखा है आपने? कंपास होता है, उसमें एक नीडल लगी रहती है, हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक कंपास 10 रुपये का मिलता है स्टेशनरी शॉप पे, छोटा सा होता है जरा सा। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक मतलब बिल्डर है और उसको कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई एक जगह मिली। अब वो जगह मिली, ऐसा नहीं है कि उसको मैदान मिल गया कि भाई ये मैदान है, इस मैदान पर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, या इस मैदान पर आपको एक घर बनाना है या दुकान बनानी है। नहीं, ऐसा नहीं। क्या हुआ कि उसको एक पुरानी बिल्डिंग मिल गई जो टूटी फूटी, बहुत खंडर बन रखी है, बहुत बुरे हाल में, ठीक है। तो अब कभी ना उसमें उसने वो गया तो उसने देखा कि कुछ पुराने ज़माने के कुछ स्विचेस भी लगे हुए हैं दीवारों पर। तो वो कंस्ट्रक्शन करने से पहले, ऐसा नहीं है कि लेकर और उसको तोड़ना शुरू कर दिया सीधा। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले, तो सबसे पहले जो भी उसके यहाँ पर काम करने वाले जो भी मजदूर वगैरह हैं, वर्कर्स हैं, तो उनमें जो उनका हेड होता है जिसको ठेकेदार बोल दिया जाता है, वो पहले जाएगा और वो जाकर कहेगा कि अभी पहले कोई छेड़ेगा नहीं इसको, पहले मैं चेक करूँगा। तो वो चेक क्या करेगा? वो कंपास लेकर आएगा, काफ़ी मतलब अच्छा स्ट्रेंथ का कंपास लेकर आएगा, और उस कंपास को लेकर सारी दीवारों पर घुमा कर चेक करेगा, ठीक है। तो अगर हम कंपास लेकर आए, ठीक है, और ये जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट की लाइट जल रही है या उस ट्यूबलाइट की लाइट जल रही है, कहीं की भी लाइट जल रही है, हम कंपास उस दीवार के ऊपर घुमाकर देखना शुरू करें तो हमें ये पता चल जाएगा
कि इस दीवार के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग कहाँ पर हो रखी है, करंट कहाँ से जा रहा है। तो अब वो देखेगा कि पूरी दीवार पर उसने वो कंपास को घुमा दिया, और कंपास को घुमाने के बाद उसने कहा कि भाई किसी भी जगह कंपास में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो वो कहेगा हाँ भाई ये वाली दीवार सेफ है, तोड़ दो इसको, ठीक है। अब उस दीवार को तोड़वा देंगे। फिर दूसरी दीवार है, दूसरी दीवार में देखा नहीं 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 यहाँ पर तो एक पॉइंट है, यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो संभल के तोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हथौड़ा है ना, हथौड़ा है और कहीं टच करा, लोहा है, कहीं मतलब करंट कैरिंग वायर पर टच कर गया और गलती से, वैसे तो उसका जो हैंडल है वो लकड़ी का होता है, लेकिन बाई चांस कहीं से भी करंट लग गया या कुछ भी मिसहैपनिंग होने के चांसेस उसमें होते हैं। तो इस वजह से ये जो कंसेप्ट है, ये एक इलेक्ट्रिक जो लाइन है, एक इलेक्ट्रिक जो करंट है जो एक वायर में फ्लो कर रहा है, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो यूज़ करा जाता है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए जी, तो ये वाली चीज़ हम थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो गए, इसको मैग्नेटिक फील्ड में आराम से करेंगे। ये सिर्फ ये बताने के लिए बताया गया था आपको कि हमेशा सारी चीज़ें सेम प्लेन में लाई नहीं करती, सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेन ऑफ पेपर पर बना पाएँ। अच्छा, दूसरा लॉ बड़ा फेमस लॉ है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो लॉज हैं। अब आप इस पर आ जाइए, हाँ जी, पेज नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 4 पर देखिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। अच्छा, ये जो सेकंड लॉ में हमने देखा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल आई है, ये एंगल आई इसके साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ बन रहा है, और ऐसी एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज एंगल आर, ठीक है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन देखिएगा, अब एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। क्या होता है जब एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी मिरर की सरफेस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक मिरर की सरफेस बना ली, तो इसको आप कैसे दिखाओगे? आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती है किसी प्लेन मिरर पर, तो लाइट आई और नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली उसने उस पर स्ट्राइक करा, और स्ट्राइक करके वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है, जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों ज़ीरो होते हैं इसमें। कैसे होंगे ज़ीरो? हम ये कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा कब? जब ये लाइट रे, एक लाइट रे ऐसे खुलेगी थोड़ी सी, कुछ तो एंगल बने। हमने कहा वो स्ट्राइक ही परपेंडिकुलरली कर रही है। जब वो स्ट्राइक ही परपेंडिकुलरली कर रही है तो जब तक लाइट रे, जब तक ऐसे खुला नहीं, कोई भी दो लाइट रेज खुली नहीं, तो बीच में एंगल कहाँ बना? और जब वो बना ही नहीं, इसी तरह से ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? ज़ीरो। एंगल है ही नहीं। समझ गए? तो नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि जब भी कभी मैं ये कहूँगा नॉर्मल क्या है, नॉर्मल का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब एक इंसिडेंट लाइट रे आई, तो इंसिडेंट लाइट रे कैसी आ गई? अलॉन्ग द नॉर्मल ही आ गई, नॉर्मल पर ही चिपकी हुई है पूरी तरीके से। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? होगा ही नहीं,
होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, 0 डिग्री। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो जब वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है तो जिस रास्ते ये आई है उसी रास्ते लौट जाएंगे, वो भी कुछ एंगल नहीं बनाएगा। समझ गए? तो देखिएगा यहाँ पर है, when a ray of light falls normally on the surface of a plane mirror is reflected back along the same path because the angle of incidence as well as the angle of reflection for such a ray of light are 0. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के दोनों वो पूरी तरीके से 0 होते हैं इस केस में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रिफ्लेक्शन के टाइप्स। तो 2 तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज। ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना, तो समझाता हूँ उसमें कि ये है क्या, आसानी से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसे? सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। हमने क्या करा कि हम पैरेलली एक और इंसिडेंट रे लेकर आए, इसके पैरेलल हो गई। थोड़ा मैं इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है ना, कि पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल जाएगी, फिर एक तीसरी पैरेलल रे ऑफ लाइट आई ऐसे, इसके पैरेलल इंसिडेंट रे के, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी पैरेलल। फिर एक चौथी रे ऑफ लाइट आई, ये भी ऐसे ही चली जाएगी। तो वहाँ भी देखिएगा कि इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही जाएंगी। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक बार फटाफट इसकी डेफिनेशन पढ़कर बताता हूँ, देखिएगा। In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. A regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror or highly polished metal surfaces. और highly polished metal surfaces. Highly polished metal surfaces का मतलब ये है कि एक बंद रूम है, गैराज है, अंधेरा हो रखा है उसमें, और आप उसके अंदर एक चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी हुई है। तो गाड़ी की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस होती है, मेटल होता है और बिल्कुल स्मूथ होता है। अब आपने क्या करा, एक टॉर्च ली और टॉर्च लेकर आप गाड़ी की जो छत है या गाड़ी का जो बोनेट है उस पर आप लाइट उसके ऊपर आप ड्रॉप करते हो। तो जैसे ही लाइट ड्रॉप करते हो तो आप देखोगे कि वो लाइट स्ट्राइक भी करेगी और स्ट्राइक करके वो लाइट में ऊपर भी जाएगी, ऊपर यानी कि छत पर जाएगी, ठीक है, रूम की छत पर। तो इससे क्या समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर ही ज़रूरी नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पर भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, मैंने पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो वो आपका कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद दूसरा आएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। Diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions. In this case, the parallel incident rays do not remain parallel after reflection. They are scattered in different directions. Thus,
Diffuse reflection is also known as irregular reflection or scattering. This type of reflection takes place from rough surfaces like table, chair, walls and unpolished surfaces. Table, chair, walls and unpolished surfaces. तो ये कहलाता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है कि जैसे कि ये तो प्लेन सरफेस थी, ठीक है, तो हमने क्या करा, थोड़ी सी खराब सरफेस करी ऐसे. ये भी पीछे से आपने पॉलिश कर दी. सरफेस स्मूथ नहीं है लेकिन पीछे से आपने पॉलिश कर दिया उसको. तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, थर्ड रे इस तरह से आई, फोर्थ रे इस तरह से आई. तो ये चारों जो इंसिडेंट रेज है ये चारों की चारों क्या पैरेलल है, ठीक है. अब हमने क्या करा कि ये देखा तो पहली रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, तो दूसरी रे ऑफ लाइट है, दूसरी रे ऑफ लाइट वो ऐसे जा रही है, स्ट्राइक ही कर गई दोनों एक दूसरे से. तीसरी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, चौथी रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है. तो टेढ़ा मेढ़ा कोई भी डायरेक्शन आप बना दें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कि भाई वो किसी भी तरीके से, ये तो सारी की सारी चारों की चारों आपस में पैरेलल है और ये चारों की चारों आड़ी टेढ़ी कैसी भी जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसमें पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना. रिफ्लेक्शन होने के बाद में फिर वो पैरेलल नहीं रहेगी. क्लियर है. तो ये तो था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस. इमेजेस दो तरीके की होती हैं. पहली होती है रियल इमेज. रियल इमेज. अब रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज उसको कहा जाता है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. और स्क्रीन पर जिस भी इमेज को हम ऑब्टेन कर सकें उसको रियल इमेज कहते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल हमने फ़ोटो खींच लिया आपकी. जब फ़ोटो खींच ली तो इसका मतलब क्या है कि अब वो फ़ोटो ले ली और फ़ोटो लेकर के लो भाई तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, तो सबने वो फ़ोटो देख ली. तो इसका मतलब क्या है कि उस एक इमेज ऐसी है जिसको हमने स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिया. अब जिसकी वो फ़ोटो है वो भी देख सकता है और बाकी लोग भी उसको देख सकते हैं, ठीक है. और वो एक जगह सेव हो जाएगी, वो एक जगह सेव हो जाएगी. अब वो पर्सन वहाँ से चला भी जाए तब भी उसकी इमेज वहाँ पर रहेगी. दिस इज़ कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है. जो हम सिनेमा स्क्रीन पर भी इमेज देखते हैं, जो वीडियोस चलती हैं, वो भी रियल इमेज है, क्योंकि फिल्म स्टार ने तो एक बार एक्टिंग कर दी. एक्टिंग करने के बाद में वो वीडियो पर पूरा उसका कैप्चर हो गया, पूरी इमेजेस में, तो उसको भी हम रियल इमेज बोलेंगे. वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? दोज इमेजेस विच रिमेन देयर एज सून एज फार एज द ऑब्जेक्ट रिमेन्स देयर. जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक वो इमेज भी रहेगी और ऑब्जेक्ट के हटती वो इमेज भी हट जाएगी. Real images. The image which can be obtained on a screen is called a real image. Example: images obtained on a cinema screen. A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from a mirror. ये जो लाइन है ना, ये लाइन में आपको कुछ जब रे डायग्राम्स करवाऊंगा तब समझाऊंगा. A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point. जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हुई दिखाई दें और वो किसी एक पॉइंट पर मिल जाए तब आप ये कहेंगे कि हाँ इमेज बन गई, ठीक है ना. उस पॉइंट पर इमेज बन गई और वो जो इमेज बनती है दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है ना. ये होता है. तो इसको मैं वैसे रे डायग्राम्स में प्रॉपर्ली बताऊंगा, लेकिन इधर भी आप समझ लीजिए कि एक इंसिडेंट रे ये थी, दूसरी इंसिडेंट रे ये थी. ये दोनों जो है कि इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पर रियल इमेज बन जाएगी. किसकी? यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी रियल इमेज यहाँ पर बन जाएगी, ठीक. ऐसा होता है. चलिए जी, वो देखा है उधर ये अक्षरधाम मंदिर में गए हो, वहाँ पर वो एक फाउंटेन शो चलता है, ठीक है. तो उसमें देखा है ना भगवान जी की फ़ोटो वगैरह पूरा महल बना हुआ आ जाता है. तो वो कहाँ बनता है? हवा में बनता है ना, हवा में बन जाता है. वो मैंने देखा नहीं है, देखने लायक चीज़ है. संडे को मत जाना, बहुत भीड़ होती है.
तो वहाँ पर जो है वहाँ पर आपने कई ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि मतलब देखते रह जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो कभी भगवान शिव की पूरी बड़ी इमेज बनी हुई आ जाती है हवा में, है ना। तो वो जो चीज़ है वो उसमें रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करा गया, और वहाँ पर आप ये देखते भी हैं कि जो वाटर है, वाटर फाउंटेन जाता है, पानी जाता है बिल्कुल ऊपर तक। तो पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपने पानी को हवा में उड़ा दिया, पानी को हवा में उड़ा दिया। अब वो पानी जब हवा में उड़ाएंगे तो उड़ाने के बाद में वो एक पैटर्न पर नीचे आता है, वो इस तरह से नीचे आता है जैसे हवा में एक फिल्म बन गई हो वाटर की, इस तरह से नीचे आता है। तो जब हवा में वो फिल्म बन गई तो दैट फिल्म एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ मिरर, वो मिरर की तरह एक्ट करता है, और दिन में नहीं होगी वो चीज़, वो रात में ही होगी। और हमेशा ये देखना कि उसमें ऐसा रहेगा कि रात का टाइम इस वजह से लिया जाता है ताकि आसपास जितना भी है वो अंधेरा रहे। फॉर एग्जांपल हमारी खिड़की है और खिड़की में ग्लास प्लेन लगा हुआ है सिंपल, ठीक है। तो ग्लास प्लेन के आर पार हम देख पाते हैं, हमने खिड़की से बाहर देखा, हमको दुनिया नज़र आ रही है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, रात हुई, रात होने के बाद में क्या हुआ कि अंदर तो लाइट जल गई, इस तरफ तो लाइट है, लेकिन बाहर की तरफ जो है, खिड़की से बाहर की तरफ अंधेरा है ना। तो अब हम देखते हैं अगर उसी खिड़की के शीशे में, तो मुझे बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, अब मुझे अपना चेहरा दिखाई देता है उसमें। तो वो एक्चुअली मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। अब वो ग्लास पेन नहीं रहा, अब वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वाली सरफेस डार्क हो गई। तो वो जो पीछे अंधेरा हो गया, पीछे अंधेरा हो गया, इसका मतलब क्या, पीछे वाली सरफेस डार्क हो गई, मतलब एक तरह से पीछे वाली सरफेस पर आपने पॉलिश कर दी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, तो वही कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होता है। और आपने देखा भी होगा कि एक लाइट की बीम ऐसे जा रही है, एक लाइट की बीम ऐसे जा रही है, ठीक है, बहुत सारी लाइट की बीम्स आ रही है, स्ट्राइक कर रही हैं। तो वो जो बहुत सारी लाइट की बीम्स स्ट्राइक करती हैं, तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती हैं वहीं पर इमेज बनती चली जाती है। तो वो बहुत सारी लाइट की बीम्स आती हैं और स्ट्राइक करती हैं, तो पता चला शिव जी का फेस बन गया, ठीक है ना, गणेश जी का फेस बन गया। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा बहुत अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप ये देखिएगा कि रियल इमेज क्या है, कि रियल इमेज वो इमेज है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब वो स्क्रीन, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया फाउंटेन शो का, तो उसमें क्या है कि वो आकाश में, आपको ऐसा लगता है कि आकाश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो वहाँ पर मिरर कौन सा है, ये कहेंगे वहाँ पर मिरर तो कोई नहीं है। तो वो जो पानी की बूंदें वही जब नीचे गिरती हैं वही मिरर की तरह काम करती है। इसके बाद देखिएगा अगला है वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, the image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. A virtual image can be seen only by looking into a mirror or a lens, ठीक है। वो जब तक हम मिरर में देख रहे हैं तब तक हमको वो इमेज दिखाई देती रहेगी। फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं शीशे के आगे, तो हम जब तक अपने आप को देख रहे हैं तब तक हम दिखाई दे रहे हैं। अब शीशा कोई हमारी फ़ोटो थोड़ी खींच लेता है कि हम वहाँ से हट गए तब भी हमारी इमेज वहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हम हटे, इमेज भी हट गई। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ये कहलाती है वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल वही है, द इमेज ऑफ अवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। जो हमारे फेस की इमेज है प्लेन मिरर में इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। ये होगा। फिर देखिएगा अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई एक पॉइंट के बराबर, डॉट के बराबर एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, और उसका आपको प्लेन मिरर में ये दिखाना है कि उसकी इमेज बनती कैसे है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी वो देखिए। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बनेगी, ये ऐसा हो गया कि हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर बना दिया, और इधर एक पॉइंट के बराबर ये डॉट है, मैं इस डॉट की इमेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है।
तो डॉट की इमेज किस तरीके से बनेगी, हमने ये कहा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल हम है, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें मेरा सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। उसका रीज़न क्या है कि पूरी बॉडी पर लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है, तो पूरी बॉडी से ही लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है और आपकी आंखों में जा रही है, तो इस वजह से आप देख पा रहे हो। तो अब क्या होता है कि कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी है तो उसमें से कितनी लाइट रेज एमिट होती है, इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइट रेज एमिट होती है। हमने ये कहा कि पढ़ने के लिए हम तो कोई 2 लाइट रेज देखेंगे बस, ठीक है। वैसे कितनी आती है, इनफाइनाइट लाइट रेज एमिट होती है, लेकिन हम तो पढ़ने के लिए कोई 2 लाइट रेज देखेंगे। तो एक लाइट रे आई, इसमें से ऐसे निकली, ठीक है, ऐसे दिखा दिया मैंने स्ट्रेट लाइन, और एक लाइट रे को मैंने एक एंगल पर दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। ये 2 इंसिडेंट लाइट रेज हमने दिखा दी, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, परपेंडिकुलरली यानी कि नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल के अलोंग ऐसे, तो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, तो ये तो इसी रास्ते वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। और ये एक एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल जब भी बनाते हैं यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जब भी बनाते हैं तो उसको हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका है, कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन मतलब नियम है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए ये एंगल x है, मान लीजिए 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही डिग्री का होगा। हमने कहा कि अगर ये x है, ये भी x होगा, ये वाला एंगल भी x होगा। तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि इमेज कब बनती है, जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर स्ट्राइक करती हुई दिखाई दे, जहाँ पर मिले, जहाँ पर इंटरसेक्ट करें। तो देखिएगा ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे इंसिडेंट रे में स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्टेड रे इसी डायरेक्शन में लौटी, ये रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे आगे 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 चलती चली जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आगे 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 चलती जाएगी। तो क्या ये मिल रही है कहीं पर, ये तो ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो ये कहीं पर मिल नहीं रही है। तो इसको हम ये चाहते हैं कि ये मिले, ये मिले, तो जब ये मिलेगी तो किस तरीके से मिलेगी, इसको ना पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इधर तो नहीं मिल रही है, इधर तो ये ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो इधर तो ये नहीं मिल रहा है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो हमने क्या करा, ऐसे इसको मिरर के पीछे जो भी लाइट रे बनाएंगे वो भी डॉटेड बनाएंगे, वो भी बोल्ड लाइन नहीं बनाएंगे, डॉटेड लाइन्स बनाएंगे। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं O, ऑब्जेक्ट इज O एंड इमेज इज I, ऑब्जेक्ट इज O एंड इमेज इज I। तो इसका मतलब क्या है, A जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इस तरीके से बनती है। क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ, वो जब भी कभी हम अपने भी चेहरा देखते हैं ना प्लेन मिरर में, तो हमारा भी प्लेन मिरर में चेहरा कहाँ दिखाई देगा, मिरर के पीछे ही दिखाई देगा। हम जितना आगे खड़े होंगे, मान लीजिए हम 4 मीटर आगे खड़े हुए हैं, तो हमें हमारी इमेज भी 4 मीटर पीछे दिखाई देगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी इमेज, हम यहाँ पर खड़े थे, हमारी इमेज मिरर के आगे बनी हुई सामने खड़े दिखाई दे। तो ऐसा तो हॉरर फिल्मों में होता है बस, ठीक है, कि हम खड़े में हमारे आगे ही हमारा एक क्लोन भी खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। तो मिरर के अंदर ही इमेज हमेशा दिखाई देगी, ठीक है। तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ नहीं मिल रही है, तो उनको मिलाने का क्या तरीका है कि भाई आप उसको वर्चुअली का मतलब क्या, नकली तरीके से आप वर्चुअली उसको पीछे एक्सटेंड करके यहाँ मिला दीजिए, तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला। फाइनाइट ऑब्जेक्ट वाला फिर कल करवाता हूँ आपको, आज इसमें इतना ही कर लीजिए। और शाम को रेगुलर जो टाइम है आपका 8 बजे, शाम को 8 बजे आना ही है आप, शाम को 8 बजे क्लास में। ओके ओके।